हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेकों हल होते हैं, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है और इसके हर एक बिंदु इसके एक हल हैं। वहीं एक चर वाला रैखिक समीकरण एक दिए गए बिंदु या किसी खास बिंदु को दर्शाता है। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं तो इनका एक ही हल होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इसी हल को हम लोग विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हमें दोनों विधियों प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि से बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही प्रश्न को दो दो विधियों से बनाने का क्या अर्थ है। यहाँ पर उद्देश्य यह है कि आप एक ही प्रश्न को दो विधि से बनाएं और जानें कि कौन सी विधि दिए गए प्रश्न के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इन प्रश्नों को चरणबद्ध तरीके से विलोपन विधि द्वारा हम हल करते हैं। पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे, दिए गए दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिखते हुए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। स्टेप 2, इस चरण में हमें निर्णय करना है किस चर को विलोपित करना है, x को करना है या y को करना है। दिए गए प्रश्न में हम x को विलोपित कर रहे हैं। दिए गए प्रश्न में हम चर x को विलोपित कर रहे हैं, इसलिए देखेंगे समीकरण 2 में चर x का गुणांक क्या है। तो दिए गए प्रश्न में समीकरण 2 में चर x का गुणांक 2 है, इसलिए समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, इससे समीकरण 2 को गुना करेंगे। यहाँ आसानी से देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में 2x है, यानी कि x का गुणांक बराबर हो चुका है। अब इन्हें घटा देने पर चर x विलुप्त हो जाएगा। इस स्टेप में हमें इसी प्रक्रिया को करना है और कैसे लिखना है उसको हम लोग लिख के करते हैं। आप देख रहे हैं कि घटा देने के बाद चर x विलुप्त हो गया है और हमें 5y - 6 बराबर 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ से सीधे हम y का मान निकाल सकते हैं। y का मान 6/5 मिला है, इसके साथ ही दूसरा चरण पूरा हो गया। तीसरे चरण में y के इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख करके x का मान ज्ञात करेंगे। हम यहाँ y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ y के प्राप्त मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार तीसरा चरण पूरा हुआ। चौथा और अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल है। यहाँ x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं उन्हें एक जगह केवल लिख देना है। यही हमारा वांछित हल है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। प्रतिस्थापन विधि पर डिटेल में मेरा 2 वीडियो बना हुआ है इसके पहले का, तो उसके आधार पर इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप खुद तय कीजिएगा कि कौन सी विधि से इस प्रश्न को बनाया जाना ज़्यादा उपयुक्त है। यह हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होगा, इसे आप ही तय करेंगे, कोई और नहीं। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। क्या होगा जब दिए गए समीकरणों के अनेक हल होंगे। इसका जवाब है कि हल करने के दौरान आपको 0 बराबर 0 मिल जाएगा, जो सर्वदा सत्य है, हमेशा सत्य है। तो जब ऐसा मिल जाए तो आप समझिए कि दिए गए समीकरणों के अनेक हल हैं। अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि क्या होगा जब दिए गए समीकरणों के कोई हल नहीं है। इसका जवाब है हल करने के दौरान हमें 0 बराबर 17, 0 बराबर 19, 0 बराबर -12 इत्यादि प्राप्त होंगे, जो कभी संभव नहीं है। दिखाए गए सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए है। इन प्रश्नों को आप दोनों विधि, प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि से बना लेंगे।
कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अरे कहीं परेशानी होगी तो कमेंट करेंगे, उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करना यह है कि सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण बना लेना है। उसके बाद देखना है कि उनका हल है या नहीं है। हल नहीं है तो उसे नहीं बनाना है, और अगर हल है तो उसे विलोपन विधि से बनाना है आपको। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो आप देखे होंगे पिछले एक्सरसाइज में इस तरह का भिन्न वाला क्वेश्चन था जिसका समीकरण हम लोग बना लिए थे। उसको देख करके आप समीकरण बना सकते हैं। रही बात विलोपन विधि से बनाने की, तो उस विधि को पिछले क्वेश्चन में हम हल कर चुके हैं। पहला का पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में उसका मॉडल आंसर दे चुके हैं, उसको देख के आप बनाएंगे। आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज में आयु से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न हम लोग बना चुके हैं, उसको देख लीजिए। इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। यह इस प्रकार का तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न का समीकरण हम जरूर बनाएंगे क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जवाब है इकाई अंक को 1 से गुना करेंगे और दहाई अंक को 10 से गुना करके जोड़ देंगे तो हमें वांछित संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर हम समझेंगे कि संख्या के अंकों के पलटने का मतलब क्या है। 2 अंकों की संख्या है, इसके अंक पलट जाएंगे तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 24। 24 में क्या है, 2 दहाई जगह है और 1 कहाँ है, इकाई के स्थान पर है। तो अगर किसके अंक पलट जाएंगे तो इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो दहाई के स्थान पर चल जाएगी, और दहाई के स्थान पर जो संख्या है वो इकाई के स्थान पर आ जाएगी। तो 24 के अंक पलटेंगे तो वो हो जाएगा 42। इसी तरह समझते हैं हमारी वांछित संख्या 10x + y है। इसके अंक अगर पलट जाएंगे तो हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अभी तक हमें प्राप्त हुआ है 88x = 11y। इसको और हल करेंगे हम लोग। देखिए यह प्रश्न आसान है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न अभी तक नहीं आया था, इसलिए जस्ट इसको लिए हैं। पहले इसमें मान लीजिएगा कि माना कि 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। आपके पास x नोट 50 रुपये के हों तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 50x। इसी प्रकार y नोट 100 रुपया के हों तो उनका मूल्य हो जाएगा 100y। स्पष्ट है कि नोटों का कुल मूल्य जो है वो कितना है, 2000। तो 50x + 100y बराबर क्या आ जाएगा, 2000। है कि यह 50 से पूरी तरह कट रहा है, तो थोड़ा सा इसको सरल करने के बाद इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रश्न में आगे कहा गया है कि नोटों की कुल संख्या 25 है, यानी x + y = 25। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को आसानी से हल करके x और y का मान हम निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में नियत किराया वाला प्रश्न बनाया था। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर का मैं जिक्र केवल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि नियत किराया देने से हमारा 3 दिन का किराया चुकता हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक लिया, तो 7 में से 3 दिन का किराया जो है वो नियत किराया में चला गया, तो कुछ 4 दिन का जो है अतिरिक्त किराया वही लगेगा, यानी कि x + 4y = 27 होगा। उसी तरह सुशी 5 दिन के लिए किताब रखी है, तो 5 दिन में से 3 दिन उसका नियत किराया में चल जाएगा, तो बचा 2 दिन, तो x + 2y = 21 हो जाएगा।